नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं दिल्ली के एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थल लाल किले की सैर पर। आज इस वीडियो में हम लाल किले के ऐसे अनूठे तथ्य और राज जानेंगे जो शायद ही आपने कभी सुने हो। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस एक ही वीडियो में लाल किले के बारे में सब कुछ जानेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय नेताओं का प्रमुख केंद्र रहा यह किला सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि भारत के दिल की धड़कन है। भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माने जाने वाले इस किले का इतिहास भी इतना ही दिलचस्प है। मुगल शैली में बना किला, जिस पर करीब 200 सालों तक मुगल वंश के शासकों का राज रहा। यह शाही किला मुगल बादशाहों का न सिर्फ राजनीतिक केंद्र है, बल्कि औपचारिक केंद्र भी हुआ करता था। 1648 ईस्वी में बने इस भव्य किले के अंदर एक बेहद सुंदर संग्रहालय भी बना हुआ है। करीब 250 एकड़ जमीन में फैला यह भव्य किला मुगल राजशाही और ब्रिटिशर्स के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तान बयां करता है। लाल किले का इतिहास। यह किला पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित है, जो कि लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल रंग के कारण कहा जाता है। लाल किला, जिसे अंग्रेजी में रेड फोर्ट कहा जाता है, मुगल वास्तुशैली में बनी इस भव्य और ऐतिहासिक कलाकृति का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1638 ईस्वी में शुरू करवाया, जो 10 साल बाद 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ। यह किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है, जिसका अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण देखते ही बनता है। शाहजहां इस किले को उनके द्वारा बनवाए गए सभी किलों में बेहद आकर्षक और सुंदर बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1638 ईस्वी में ही अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर लिया था तथा किले के निर्माण में ध्यान देकर इसे भव्य और आकर्षक रूप दिया। मुगल सम्राट शाहजहां ने आगरा में स्थित ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिजाइनर और मुगल काल के प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को इस किले की शाही डिजाइन बनाने के लिए चुना। उस्ताद अहमद अपने नाम की तरह ही अपनी कल्पना शक्ति से शानदार इमारत बनाने में उस्ताद थे। यही वजह है कि लाल किले के निर्माण के इतने सालों के बाद आज भी इसकी विशालता और खूबसूरती विश्व भर में जानी जाती है। यह भव्य किला बनने की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा जाता था। साथ ही यह किला शाहजहां के शासनकाल की रचनात्मकता का मिसाल माना जाता था। यह किला शाहजहां के दिल्ली में बसने की योजना का हिस्सा था और इसे उनकी नई राजधानी के रूप में डिजाइन किया गया था। इसके निर्माण के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मुगल साम्राज्य की शक्ति और वैभव को प्रदर्शित करना भी था, जिसके चारों ओर एक विशाल सुरक्षा दीवार है जो इसे बाहरी आक्रमणों से बचाती थी। मुगल सम्राट शाहजहां के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। 17वीं शताब्दी में जब लाल किले पर मुगल बादशाह झंदर शाह का कब्जा हो गया था, तब करीब 30 साल तक यह किला बिना शासक के रहा। इसके बाद नादिर शाह ने लाल किले पर अपना शासन चलाया तथा बाद में 18वीं सदी में अंग्रेजों ने लाल किले पर अपना कब्जा जमा लिया और इसमें जमकर लूटपाट की। 18वीं सदी में कुछ लुटेरों एवं आक्रमणकारियों द्वारा इसके कई भागों को क्षति पहुंचाई गई थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद किले को ब्रिटिश सेना के मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। तब इस सेना ने लाल किले के करीब 80% मंडपों तथा उद्यानों को नष्ट कर दिया। इन नष्ट हुए बागों एवं बचे भागों को पुनर्स्थापित करने की योजना सन 1903 ईस्वी में उम्मैद दानिश द्वारा चलाई गई। भारत की आजादी के बाद सबसे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसी किले पर तिरंगा फहराकर देश के नाम संदेश दिया। वहीं आजादी के बाद लाल किले का इस्तेमाल सैनिक प्रशिक्षण के लिए किया जाने लगा और फिर यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर हुआ। इसके आकर्षण और भव्यता की वजह से इसे वर्ष 2007 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया।
और आज इसकी खूबसूरती को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग दिल्ली आते हैं। लाल किला, जिसकी भव्य और अनूठी वास्तुकला जो देखते ही बनती है। यहाँ की कलाकृतियों में फारसी, यूरोपीय और भारतीय कला का मेल है, जिसके परिणाम स्वरूप एक खास और अनोखी शाहजहानी शैली बनी, जो रंग और अभिव्यंजना में बहुत उत्कृष्ट शैली है। इसकी दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं, जो लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है और इनकी ऊंचाई 18 मीटर से 33 मीटर तक है, जो इसे एक अभेद्य और शानदार दुर्ग का रूप देती हैं। इन्हीं दीवारों के कारण इसे लाल किला नाम दिया गया। किले का कुल क्षेत्रफल लगभग 250 एकड़ है। लाल किले की दीवारों और छतों पर बहुत बारीक नक्काशी की गई है, जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाती है। जगह जगह फूल, पत्ते और पेड़ों की नक्काशी, जो मुगल वास्तुकला की पहचान है। यहाँ के संगमरमर के स्तंभों पर उकेरे गए फूल और बेल बूटे, जो फारसी और भारतीय कला के मेल को दर्शाते हैं। दीवान एक खास में सुनहरे रंग की छत और दीवारों पर की गई नक्काशी इसे और भी खास बनाती है। लाल किले के दरवाजे, खिड़कियां और झरोखे सभी में आपको मुगलिया शैली में नक्काशी की बारीकी देखने को अवश्य मिलेगी। लाल किला सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि यह उस समय की वास्तुकला, कला और संस्कृति का प्रतीक है। इसे यूनेस्को ने वर्ष 2007 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। किले में 2 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। इन दोनों भव्य द्वारों पर की गई नक्काशी और सजावट देखने लायक है। पहला और मुख्य प्रवेश द्वार है लाहौरी गेट, जिसे मुख्य रूप से विजय की घटनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लाहौरी गेट का नाम लाहौर शहर के नाम पर रखा गया है। इसके अंदर एक लंबा बाजार है, जिसे चट्टा चौक कहा जाता है। रेड फोर्ट का दूसरा गेट, जो दिल्ली गेट या दिल्ली दरवाजा के नाम से जाना जाता है, जिसे राजा महाराजाओं के स्वागत के लिए प्रयोग किया जाता था। दिल्ली गेट किले के पूर्वी भाग में स्थित है और इसकी भव्यता भी दर्शनीय है। नक्कार खाना या नौबत खाना। नक्कार खाना का जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नौबत खाना, अर्थात यह समारोहों के दौरान ड्रम हाउस या ऑर्केस्ट्रा पिट के लिए एक शब्द है। लाहौर गेट से चट्टा चौक तक आने वाली सड़क से लगे खुले मैदान के पूर्वी ओर नक्कार खाना बना है, जो संगीतज्ञों हेतु बने महल का मुख्य द्वार है। दीवान-ए-आम, यह वह स्थान है जहां सम्राट जनता की समस्याओं को सुनते थे तथा यहां पर कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिए जाते थे। इस भवन की बनावट में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है और स्तंभों पर इंट्रिकेट नक्काशी की गई है, जो कि सुलेमान के राज सिंहासन की नकल है। नहर-ए-बहिश्त लाल किले के बीच से गुजरने वाली एक और अद्भुत संरचना है। नहर-ए-बहिश्त राजगद्दी के पीछे शाही निजी कक्ष बने हुए हैं और इसी इलाके में पूर्व की ओर ऊंचे चबूतरों पर गुंबददार इमारतों की एक कतार है। ये मंडप एक छोटी नहर से जुड़े हैं, जिसे नहर-ए-बहिश्त कहते हैं, जो सभी कक्षों के बीच से गुजरती है। इसे स्वर्ग की नहर भी कहा जाता है। यह नहर महल के आंगनों में ठंडक और ताजगी बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। किले के पूर्वोत्तर छोर पर बने शाह बुर्ज पर यमुना नदी से पानी चढ़ाया जाता है, जहां से इस नहर को जल आपूर्ति मिलती है। यहां लिखी एक आयत कहती है, यदि पृथ्वी पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है। है महल की योजना मूल रूप से इस्लामी रूप में है, परंतु प्रत्येक मंडप अपने वास्तु घटकों में हिंदू वास्तुकला को प्रकट करता है। झनाना महल। झनाना एक फारसी शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है
महिलाओं का या महिलाओं से संबंधित, अर्थात यहाँ जनाना महल का अर्थ महिलाओं से संबंधित महल से है। लाल किले में महिलाओं हेतु 2 जनाना महल बने हुए हैं। पहला मुमताज महल, जो अब एक संग्रहालय के रूप में है, तथा दूसरा रंग महल, जिसमें सुवर्ण मंडित नक्काशीकृत छतें एवं संगमरमर सरोवर बने हैं, जिसमें नहर बहिष्ट से जल आता है। खास महल दक्षिण से तीसरा मंडप है। खास महल, जिसमें शाही कक्ष, राजसी शयन कक्ष, प्रार्थना कक्ष, एक बरामदा और मुसम्मन बुर्ज बने हैं। मुसम्मन बुर्ज, जिससे बादशाह जनता को दर्शन देते थे। दीवाने खास, इसे 1648 में स्वागत समारोहों तथा विशेष मुलाकातों के लिए बनवाया गया था, जिसे निजी श्रोताओं का हॉल, शाह हॉल या मोती महल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आयताकार 2 मंजिला इमारत है, जिसकी छत सपाट है। इस भवन की खूबसूरती इसकी छत पर सोने और चांदी के वर्क से सजी पेंटिंग्स में झलकती है। कहते हैं, इसी स्थान पर शाहजहां ने कहा था, गर फिरदौस बर रू ए जमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। अगला मंडप हमाम है, जो तुर्की शैली में बना राजसी स्नानागार है। इसमें संगमरमर में मुगल अलंकरण एवं रंगीन पत्थर भी जड़ेड़ हैं। रंग महल, यह एक भव्य महल है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि इसकी दीवारें और छतें रंग बिरंगी रोशनी से झिलमिलाती रहें। इसलिए इसे कलरफुल महल भी कहा जाता है। इस महल की जटिल बनावट और इसके भीतर की कला अद्वितीय है। इसका इस्तेमाल सम्राट की बेगमें करती थी। मोती मस्जिद, यह हमाम के पश्चिम में बनी एक सुंदर मस्जिद है, जो शाही परिवार के धार्मिक कार्यों के लिए बनाई गई थी। यह एक छोटी 3 गुंबद वाली तथा तराशे हुए श्वेत संगमरमर से निर्मित मस्जिद है, जो औरंगजेब की निजी मस्जिद थी। हयात बख्श बाग, हयात बख्श, जिसका अर्थ होता है जीवनदायी, अर्थात जीवनदायी उद्यान। ज्यादातर मुगल वास्तुकलाएं इस्लामी संस्कृति से प्रेरित हैं, लेकिन यह उद्यान फारसी संस्कृति से ज्यादा प्रभावित है। लाल किला भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो भारतीय इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल किला भारतीय नेताओं का प्रमुख केंद्र रहा था। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहीं पर भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी और देश के नाम संबोधन दिया। तब से अब तक हर साल 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री यहां से तिरंगा झंडा फहराते हैं। लाल किला भारतीय लोकतंत्र और संप्रभुता का प्रतीक है और इसे भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। आज के समय में लाल किला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, जो इसके ऐतिहासिक महत्व और वास्तुकला को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। किले के भीतर एक म्यूजियम भी है, जहां आप मुगल काल की कला, संस्कृति और वस्तुओं को देख सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं, जो दर्शकों को मुगल काल की जीवन शैली और संस्कृति से परिचित कराती हैं। वर्तमान में लाल किला की देखरेख और संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) जिम्मेदार है। किले के परिसर में नियमित रूप से सफाई और मरम्मत का काम किया जाता है, ताकि यह स्थल आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रह सके। हालांकि लाल किला अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के बावजूद कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें प्रदूषण, भीड़-भाड़ और किले के संरक्षित हिस्सों का उचित रखरखाव शामिल हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या और पर्यावरणीय कारकों के कारण किले की संरचना पर असर पड़ सकता है। इसके लिए उचित प्रबंधन और संरक्षण की आवश्यकता है, ताकि यह ऐतिहासिक धरोहर
सुरक्षित रह सके। ये थे तो दोस्तों, आज हमने लाल किले की ऐतिहासिक महत्वता, वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व के बारे में विस्तार से जाना। आशा है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इससे आपको लाल किले के बारे में नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुझाव और सवाल हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। अगले वीडियो में हम और भी दिलचस्प विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।